हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोगों का सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को, उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोगों के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की 8वीं क्लास है। मैंने आपको 7 क्लास करा दी है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन 7 क्लासों को नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके, और प्रॉपर वे में नोट्स बना लीजिए। अगर आप लोग नोट्स बनाते चलोगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अभी से हेल्प होती चलेगी, और आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगी। इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है। कल की क्लास में मैंने आपको संप्रेषण के कार्य के बारे में बताया था कि संप्रेषण के कार्य कौन कौन से होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी शिक्षण के सिद्धांत के बारे में कि शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर वे में नोट्स बना लिए होंगे। जिन लोगों ने नहीं बनाया है तो वो लोग बना लीजिए, तो आप लोगों को हेल्प होती चलेगी। और आप लोग क्या करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जिससे आपको क्या होगा, मतलब वहाँ पे भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप लोगों को डेली रात को 9 बजे क्विज होती है, वो लोग आप लोग उस क्विज को आप लोग डेली अटेम्प्ट करिए, जिससे आप लोगों का अपना आकलन होगा कि आप लोगों को कितना आता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है शिक्षण के सिद्धांत। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। थ्योरीज ऑफ टीचिंग, ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको नोट्स बनाते चलना है और क्या करना है, प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलना बहुत अच्छे तरीके से, और रिवीजन भी करते चलना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत क्या है, यानी थ्योरीज ऑफ टीचिंग। आज के समय में अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य को पढ़ाना बहुत अधिक कठिन हो गया है। क्या कह रहे हैं कि आज के समय में यानी प्रेजेंट टाइम में अध्यापक को क्या करना, पढ़ाना बच्चों को बहुत कठिन हो गया है। इसलिए शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में ऐसी चीज़ें जोड़ते रहें जिससे शिक्षण या पढ़ाने में सरसता रोचकता आ सके और बच्चों का कक्षा में सक्रिय होकर ज्ञान का अर्जन कर सके। क्या कह रहे हैं कि जो आज के समय में यानी प्रेजेंट टाइम में अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य को पढ़ाना बहुत अधिक कठिन हो गया है, यानी अब सरल नहीं रहा है प्रेजेंट टाइम में। इसलिए शिक्षक क्या करें, क्लास में मतलब बच्चों को क्या करें, सरलता से पढ़ाएं और क्या पढ़ाएं, सक्रिय होकर पढ़ाएं, जिससे क्या हो कि बच्चे का जो माइंड है वो क्या है, एक्टिव रहे और बच्चा क्या करे, पढ़ने में मन भी बहुत अच्छे तरीके से लगाए। तो वही कहा गया है कि आज के समय में अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य को पढ़ाना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में ऐसी चीज़ें जोड़ते रहें जिससे शिक्षण या पढ़ाने में सरसता रोचकता या आ सके और बच्चों का कक्षा में सक्रिय होकर ज्ञान का अर्जन कर सके, यानी बच्चा क्लास में क्या कर सके, एक्टिव होकर यानी सक्रिय होकर ज्ञान को ले सके। ठीक, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षण कार्य में मनोवैज्ञानिक ने अनेक सिद्धांत दिए हैं। इसमें शिक्षण की प्रक्रिया अधिक रुचिकर और प्रभावशाली और प्रभावपूर्ण हो जाती है। कह रहे हैं कि जो शिक्षण कार्य है यानी पढ़ाने का कार्य, इसमें जो वैज्ञानिक लोग हैं उन लोगों ने क्या किया, अनेक सिद्धांत दिए हैं जिससे शिक्षण कार्य की प्रक्रिया अधिक रुचिकर और प्रभावशाली और प्रभावपूर्ण हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं बताई हैं पीछे कि किस किस तरीके से वो लोग बताया है कि मतलब शिक्षण को किस तरीके से पढ़ाया जाए जिससे क्या हो सके, बच्चों को पढ़ने में मन लगे अच्छे से, और बच्चों को मतलब कि खेल खेल में सिखा दिया जाता है। तो ये भी एक क्या, मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये तो बताया गया है। करके सीखना मतलब करते जाना है, फिर जो कोई बच्चा करके सीखेंगे तो इससे भी क्या होगा, बच्चों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। इसके बाद कई सारी ऐसी विधियाँ मनोवैज्ञानिकों ने बताई जिससे क्या हो, बच्चों को खेलने में इंटरेस्ट आए। तो वही कहा गया है
कि जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया है, अपने अनेक सिद्धांत दिए हैं, जिससे क्या हुआ है, शिक्षण की प्रक्रिया अधिक रुचिकर और प्रभावशाली हुई है। ठीक, वर्तमान समय में शिक्षण की क्रिया व्यवसाय का रूप बनती जा रही है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में शिक्षण की प्रक्रिया व्यवसाय का रूप बनती जा रही है। व्यवसाय मतलब जानते हो आप लोग, बिजनेस होता है। कह रहे हैं कि जो आजकल के टीचर हैं यानी तो वो लोग क्या कर रहे हैं, व्यवसाय के रूप में शिक्षा को ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग ये सोचोगे कि हमारा उद्देश्य पैसे कमाना है तो फिर बन नहीं पाएगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये सोचे चलना है कि हमें क्या करना है, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना है। अपना उद्देश्य आप लोगों को ये है कि पढ़ाना है। जब पढ़ाओगे तो वो तो पैसा तो मिलना ही है, मान लीजिए, उसमें कौन सा वो है। लेकिन आप लोगों को उद्देश्य ये ना होना चाहिए कि नहीं हमें पैसे कमाना है। आप लोगों को उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें क्या करना है, शिक्षा देनी है। ठीक, बच्चों को और अच्छे तरीके से समझाना है, जिससे बच्चों को क्या हो, अच्छे तरीके से वो लोग भी आगे चल के क्या करें, कुछ अच्छा कर सके और नाम रोशन करें। और याद रखें कि हमारे अध्यापक ने हमें इस तरीके से पढ़ाया है तो हम इतना अच्छा कर पाएँ। इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हैं B.F. स्किनर के अनुसार, एक वैज्ञानिक का नाम है क्या, B.F. स्किनर के अनुसार इन्होंने देखिए अपनी परिभाषा क्या दी है। ये कह रहे हैं कि शिक्षण सिद्धांत से अभिप्राय है कि किसी भी विषय, क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष प्रदर्शित की जा सके। ये जो B.F. स्किनर हैं इन्होंने अपनी परिभाषा शिक्षण की क्या दी है कि शिक्षण सिद्धांत से ये अभिप्राय है कि किसी भी विषय, क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम से विचारों को इस प्रकार से आयोजित किया जा सके कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष प्रदर्शित की जा सके। इन्होंने ये कहा कि जो शिक्षण की प्रक्रिया वो क्या सुव्यवस्थित हो यानी व्यवस्थित ढंग से हो, ठीक, और सुसंगठित हो तथा निश्चित क्रम में हो। मतलब कि कोई ये ना हो कि कोई टाइम ही नहीं फिक्स्ड है कि कब स्कूल खुलना है, कब बंद हो रहे हैं। सुव्यवस्थित का मतलब होता है व्यवस्थित ढंग से तरीके से चीज़ें हों कि कब हमको बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम पढ़ाना है। ये नहीं कि आज गए तो कोई सब्जेक्ट पढ़ा दिया, कल है तो कोई पढ़ा रहे हैं। तो एक मतलब निर्धारित टाइम होना चाहिए कि हमको एक मतलब कि पहली बेला इस चीज़ की लगेगी, फिर दूसरी इस तरीके से लगेंगी, फिर मतलब कि सब्जेक्ट का डिवाइड होना चाहिए कि पहली बेला हिंदी की लगेगी तो दूसरी गणित की लगेगी। तो ये सब चीज़ों के बारे में कहा गया है कि शिक्षण सिद्धांत कैसा होना चाहिए, सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, जिससे क्या हो बच्चों को भी दिक्कत ना हो और बच्चे क्या कर सकें, अपने विचारों का साझा कर सकें। मतलब अपनी बात को भी क्या कर सकें, वो लोग परेशान ना हों और अपने विचारों को यानी अपनी बात को टीचर तक रख सकें। बच्चों की भी लगे कि मतलब हमारी जो पहली वेला होती है वो हिंदी की होती है, दूसरी विज्ञान की होती है, गणित की होती है, जैसा भी हो मतलब तो उन लोगों को क्या रहेगा, टेंशन नहीं रहेगी और बच्चों को चीज़ें क्या होंगी, अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और बच्चों कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक, तो यही कहा गया है, B.F. स्किनर ने यही परिभाषा दी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही हैं, अतः शिक्षण सिद्धांत से ही दार्शनिक तथा वैज्ञानिक प्रयासों को लिए हैं। क्या कह रहे हैं कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही हैं। जो शिक्षण है वो क्या है, कला और विज्ञान दोनों ये, अतः शिक्षण सिद्धांत भी दार्शनिक तथा वैज्ञानिक प्रयासों को लिए गए हैं। कह रहे हैं कि जो शिक्षण सिद्धांत हैं वो क्या है, वैज्ञानिक प्रयासों को लिए गए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। चलिए फिर से एक बार B.F. स्किनर के अनुसार परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं कि शिक्षण सिद्धांत से अभिप्राय है कि किसी भी विषय, क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम। आप लोगों को बस मेन चीज़ ये याद रखनी, क्या क्या, कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित। B.F. स्किनर का कहना मेन उद्देश्य यही था कि शिक्षा कैसी हो, सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो तथा निश्चित क्रम में। मतलब कि सुव्यवस्थित मतलब ये होता है कि चीज़ें क्या व्यवस्थित ढंग से और एक निश्चित क्रम हो, ये नहीं कि मन का हो रहा है। मतलब हर चीज़ का एक टाइम फिक्स्ड हो, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो इनके B.F. स्किनर के अनुसार शिक्षण की परिभाषा मतलब यही था। आप लोगों के एग्जाम में पूछ भी लेगा कि B.F. स्किनर के अनुसार शिक्षण की परिभाषा क्या है, तो आप लोगों को लिखना, अपने शब्दों में लिखिएगा। बस 3 चीज़ों को मेन तरीके से मतलब अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में हो। इनका उद्देश्य यही था। आप लोग अपने मन से मतलब परिभाषा लिख लीजिएगा अपनी भाषा में कि B.F. स्किनर के अनुसार शिक्षण का यही उद्देश्य था
कि शिक्षा को कैसा होना चाहिए, सुव्यवस्थित हो, मतलब संगठित हो तथा निश्चित क्रम में हो, जिससे बच्चों को क्या हो, आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही हैं, अतः शिक्षण सिद्धांत भी दार्शनिक तथा वैज्ञानिक प्रयासों को लिए हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। अब चलिए गेज के अनुसार जानते हैं। जो गेज के अनुसार है, उन्होंने क्या कहा शिक्षण के बारे में। वो कह रहे हैं शिक्षक किस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है। गेज कह रहे हैं कि शिक्षण में मतलब कि शिक्षण किस तरीके से आएगी, ये देखा जाएगा कि जो शिक्षक हैं यानी अध्यापक, वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ, और वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं बच्चों के साथ, और उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है। मान लीजिए जब टीचर हैं बच्चों से अच्छे से बातचीत करेंगे तो बच्चे भी क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब वो ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, मान लीजिए बच्चे को मान लीजिए कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो फिर टीचर उसको उस तरीके से समझाएंगे, तो वही कहा गया। इसके बाद फिर कहा गया उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है कि नहीं, उसे चीज़ नहीं समझ में आ रही है, अगर टीचर ने डांट दिया तो फिर बच्चा क्या करेगा, नहीं पूछेगा ना, डरेगा वो। तो वही कहा गया है कि ये सब चीज़ें क्या करती है, शिक्षण में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। शिक्षक का व्यवहार कैसा है और शिक्षक वैसा व्यवहार क्यों कर रहा है और उस व्यवहार का क्या प्रभाव होगा। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद कह रहा है जो शिक्षण होता है वो सिद्धांत शिक्षण एवं शिक्षक व्यवहार के बारे में बताता है। जो शिक्षण होता है वो क्या बताता है, सिद्धांत शिक्षण एवं शिक्षक के व्यवहार के बारे में बताता है। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जो शिक्षण होता है वो क्या बताता है, सिद्धांत के बारे में बताता है, और शिक्षण एवं शिक्षक का व्यवहार के बारे में बताता है। मतलब कौन टीचर किस तरीके से कौन शिक्षा दे रहे हैं। ठीक, तो शिक्षा के जो टीचर होंगे उनके व्यवहार का पता चलेगा ना। तो वही कहा गया कि जो शिक्षण होता है इससे क्या होता है, सिद्धांत शिक्षण एवं शिक्षक के व्यवहार के बारे में पता चलता है। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक नोट्स ही बना लिए होंगे और चीज़ें भी आप लोगों को क्या हुई होंगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शिक्षण सिद्धांत के अनुसार, चलिए कुछ है पॉइंट जो शिक्षण सिद्धांत के अनुसार उनके बारे में पढ़ते हैं। कह रहे हैं शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। जो शिक्षण है वो क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं शिक्षण सिद्धांत के द्वारा शिक्षक के व्यवहार में सुधार और परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षण सिद्धांत के द्वारा क्या किया जाता है, जो शिक्षक होते हैं उनके व्यवहार में सुधार तथा परिवर्तन लाया जा सकता है। लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है, लाया जा सकता है ना। तो वही कहा गया है कि जो शिक्षण सिद्धांत है इनके द्वारा शिक्षक के व्यवहार में क्या होगा, बिहेवियर में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट हो कह रहा है शिक्षण के लिए सीखने की परिस्थितियाँ मुख्य आधार प्रदान करती हैं। बहुत अच्छे पॉइंट है ये वाला। कह रहा है शिक्षण के लिए सीखने की परिस्थितियाँ मुख्य आधार प्रदान करते हैं। यानी जो शिक्षण सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, परिस्थितियाँ। जो परिस्थितियाँ मुख्य आधार प्रदान करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या आ गई इसमें, परिस्थितियाँ। यानी परिस्थितियाँ बताएंगी कि शिक्षण किस तरीके से होना चाहिए। बताती हैं कि नहीं बताती हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, एक बच्चा है जो घर में ही है वहाँ पे पढ़ रहा है, और एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा है। तो स्कूल जाएगा तो कई लोगों से बातचीत करेगा कि नहीं करेगा, और एक बच्चा है जो घर में है तो वो बेहतर तरीके से कौन सीख पाएगा, जो स्कूल जा रहा है बात सही कि नहीं, कौन सीख पाएगा, जो बच्चा स्कूल जा रहा है। एक बच्चे के मम्मी पापा कम पढ़े लिखे हैं, एक के ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो किनकी बच्चा जल्दी ग्रोथ करेगा, मतलब कि जो मम्मी पापा जिनके ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। क्या करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, स्कूल भी हो तो अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। और जिनके मम्मी पापा वो मतलब कि कम पढ़े लिखे हैं तो वो क्या करेंगे, शायद उतने अच्छे स्कूल में ना पढ़ा पाएँ, उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो किसके बच्चे जल्दी ग्रोथ करेंगे, तो जो जिनके मम्मी पापा क्या है पढ़े लिखे ज़्यादा, और जिनका बच्चा कहाँ पे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो उनके क्या करेंगे, जल्दी ग्रोथ करेंगे। ठीक, ये कहा गया है। और इसके बाद ये सब मतलब चीज़ें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। कहा गया शिक्षण के लिए सीखने की परिस्थितियाँ मुख्य आधार प्रदान करती हैं। जो मुख्य आधार है शिक्षण के लिए वो क्या है, परिस्थितियाँ ही होती हैं, किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। इसी तरीके से होता नहीं, ये कोई बच्चा मान लीजिए जब बड़ा हो जाता है तो बाहर चला जाता है, कोई नहीं जा पाता है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो ग्रोथ जल्दी कौन कर पाएगा, जो बच्चा बाहर जा रहा है उसको थोड़ा जो मतलब कि जिनके मम्मी पापा के नहीं ज़्यादा
मतलब दिक्कत है, प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है ज़्यादा, तो उनके बच्चे को अपने क्या करेंगे, वो बाहर नहीं भेज पाएंगे, तो उनके बच्चे थोड़ा लेट ग्रोथ कर पाएगा। वो एक आ गया है, ठीक। तो वो एक आ गया कि शिक्षण सीखने के लिए परिस्थितियाँ क्या हैं, मुख्य आधार हैं, ठीक। तो आई होप आप लोगों के जो तीसरा पॉइंट है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अपने चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कह रहा शिक्षण की पाठ्य पुस्तक में शिक्षण सिद्धांतों का होना चाहिए। शिक्षण की पाठ्य पुस्तक में शिक्षण सिद्धांतों का होना चाहिए, यानी शिक्षण की पाठ्य पुस्तक नहीं होती है, जब हम लोग की बुक होती है उन्हीं के माध्यम से तो शिक्षा दी जाती है। तो वो एक आ गया है कि शिक्षक की पाठ्य पुस्तक में शिक्षण सिद्धांतों का होना चाहिए, यानी जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं यानी बुक होती हैं उनमें ये चीज़ लिखी होनी चाहिए कि हमें शिक्षण सिद्धांत किस प्रकार से हमें क्या करना है, देना है, ठीक। तो वही कहा गया कि शिक्षण की पाठ्य वस्तु में शिक्षण सिद्धांतों का होना चाहिए, ठीक। इसके बाद जो अगला पॉइंट आ रहा है, पांचवा पॉइंट, वो कह रहा है शिक्षण एक स्वतंत्र अनुशासन है। जो शिक्षण है वो क्या है, एक स्वतंत्र अनुशासन है, यानी कि क्या है, फ्री है। कि शिक्षण हम लोग क्या करते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं, सीखने की ना तो कोई उम्र होती, चाहे तो हम लोग जीवन भर सीखते रहे हैं कि नहीं, कौन से किसी कोई इसमें कोई बंधन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं। तो वो एक आ गया कि शिक्षण एक क्या है, स्वतंत्र अनुशासन है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज की जो क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आज मैंने आप लोगों को क्या बताया, आज मैंने आपको बताया शिक्षण के सिद्धांत के बारे में कि शिक्षण क्या होता है, ठीक। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है, इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाते चलना है, प्रॉपर तरीके से एक एक, और क्लास बिल्कुल क्रम से देखते चलनी है। अगर आप लोग क्लास को क्रम से नहीं देखोगे ना तो कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको क्या करना है, क्लास बिल्कुल क्रम से देखते चलना है। बिल्कुल वैसे सोच लीजिए जैसे मान लीजिए कि हमको इंग्लिश पढ़ना है, तो अगर हम लोगों को ABCD नहीं आ रही तो हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़, मतलब कि इंग्लिश एक सेंटेंस को कैसे पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो हम लोग को क्या करना है, पहले ABCD सीखनी है। मान लीजिए बच्चा है कोई, अगर उसको इंग्लिश की बुक दे दी जाए तो वो डायरेक्ट नहीं पढ़ पाएगा जब तक उसे क्या होता है, ABCD नहीं आए। तो वही बिल्कुल क्लासों में कि अगर आप लोग क्रम से क्लासों को नहीं देखोगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये सब्जेक्ट भी आप लोगों के बिल्कुल नए हैं, जो बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए नए सब्जेक्ट हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते चलना है और समझते चलना है, जिससे क्या हो कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और 50-50 नंबर का ये पेपर भी होता है आप लोगों ने, तो इसलिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से चलना है। कि 50 नंबर का पेपर होता है तो मान लीजिए कि क्या होगा, पेपर भी काफ़ी बड़ा आता है, इसलिए आपको क्या करना है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते चलना है। तो चलिए एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। कह रहा है शिक्षण के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ टीचिंग, ठीक। आज के समय में अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य को पढ़ाना बहुत अधिक कठिन हो गया है, इसलिए शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में ऐसी चीज़ें जोड़ते रहें जिससे शिक्षण पढ़ाने में सरलता, रोचकता आ सके और बच्चों का कक्षा में सक्रिय होकर ज्ञान का अर्जन कर सके। वही कहा गया कि जो आज के समय में वो क्या है, जो अध्यापक को पढ़ाना है बच्चों को बहुत कठिन हो गया, इसलिए अध्यापक क्या करते रहें, सरलता से और सरसता से और रोचकता से क्या हो, पढ़ाएं बच्चों को, जिससे क्या हो, बच्चे एक्टिव रह सकें क्लास में और बच्चे क्या कर सकें, पढ़ सकें, ठीक। इसके बाद कहा गया कि शिक्षण कार्य में मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत दिए हैं। ये भी मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया कि हर एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिकों ने उन्होंने क्या किया है, अपने अपने सिद्धांत दिए हैं कि शिक्षा किस तरीके से दी जाए। तो वही कहा गया है कि जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया है, अनेक सिद्धांत दिए हैं। इसमें शिक्षण की प्रक्रिया अधिक रुचिकर और प्रभावशाली व प्रभावपूर्ण हो जाती है। जो मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए उनके अनुसार क्या है, जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है और प्रभावपूर्ण हो जाती है, ठीक। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, वर्तमान समय में शिक्षण की क्रिया व्यवसाय का रूप बनती जा रही है। करेंगे जो प्रेजेंट टाइम में वो क्या है, शिक्षण की क्रिया क्या है, व्यवसाय का यानी बिजनेस का रूप बनती जा रही है। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना, आप लोगों को क्या करना, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना है, ठीक। कि बच्चों क्या करें, अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आए। इसके बाद BF स्किनर इन्होंने क्या की, अपनी परिभाषा दी है शिक्षण के बारे में। इन्होंने कहा है कि शिक्षण सिद्धांत से अभिप्राय है कि किसी भी विषय क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में व्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित किया जा सके कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष प्रदर्शित की जा सके। इन्होंने जो BF स्किनर हैं इन्होंने क्या किया है कि शिक्षण कैसा होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए,
कैसा होना चाहिए शिक्षण? सुव्यवस्थित होना चाहिए, सुसंगठित होना चाहिए तथा निश्चित क्रम में होना चाहिए। ठीक, ये किनका कहना था? B.F. स्किनर के अनुसार। इसके बाद जो गेज हैं इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि शिक्षण किस प्रकार व्यवहार, मतलब जो शिक्षक हैं वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, उस व्यवहार को क्या प्रभाव होता है। कह रहे हैं कि जो अध्यापक होते हैं वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, और वो मतलब जो अध्यापक हैं किस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं और वैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षण क्या होगा, ये सब शिक्षण के लिए ज़रूरी है कि अगर व्यवहार टीचर का सही नहीं होगा तो फिर बच्चे सीख नहीं पाएंगे। और व्यवहार ऐसा क्यों कर रहे हैं, टीचर को ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हम बच्चे पर गुस्सा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए टीचर को क्या करना है, व्यवहार अच्छा रखना है और बच्चों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ाना है। ठीक, इसके बाद जो शिक्षण है वो सिद्धांत शिक्षण एवं शिक्षक व्यवहार के बारे में बताता है। जो शिक्षण होता है वो क्या बताता है, सिद्धांत तो शिक्षण एवं शिक्षक के व्यवहार के बारे में बताता है। जो शिक्षण है यानी वो क्या बताता है, बताता है कि शिक्षण का मतलब शिक्षक का व्यवहार कैसा है और शिक्षण कैसा है। ठीक, ये कौन बताता है, शिक्षण बताता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद क्या है, शिक्षण सिद्धांत के आधार। कुछ शिक्षण सिद्धांत के आधार इनके बारे में जानते हैं। शिक्षक कला और विज्ञान दोनों में जो शिक्षण है वो क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है। शिक्षण सिद्धांत के द्वारा शिक्षक के व्यवहार में सुधार और परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी शिक्षण सिद्धांत के माध्यम से क्या होगा, शिक्षक के जो व्यवहार उनमें क्या होगा, सुधार होगा और परिवर्तन भी लाया जाएगा। जो अगला पॉइंट हुआ कि शिक्षण के लिए सीखने की परिस्थितियाँ मुख्य आधार हैं। यानी जो शिक्षण है उसके सीखने के लिए क्या है, परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं, ये मुख्य जिम्मेदार है। मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया है। इसके बाद फिर कह रहा है चौथा पॉइंट कि शिक्षण की पाठ्य वस्तु में शिक्षण सिद्धांतों का होना चाहिए। यानी जो शिक्षण की पाठ्य वस्तु हैं बुक्स, उनमें शिक्षण सिद्धांतों को होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना। इसके बाद कहा गया है शिक्षण एक स्वतंत्र अनुशासन है। यानी जो शिक्षण है वो क्या है, स्वतंत्र है कि हम लोग सीख सकते हैं अपने मन से। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी और आप क्या किए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक था वो क्या था, शिक्षण के सिद्धांत। ठीक, यानी थ्योरीज ऑफ टीचिंग क्या था, शिक्षण के सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लास भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लिए होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले दिन से क्या करते हैं, मतलब कि फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो वही मैंने आपको कहा है कि आप लोग क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करते चलिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए क्या बिल्कुल नए हैं और हमारे इजी लर्निंग वे में हर सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग क्या करिए, सारे सब्जेक्ट की क्लास को लेते चलिए और प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाते चलिए, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू।